हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हुआ हूँ आपका जो फर्स्ट यूनिट व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में जो भी आपका ड्यू रह गया था, जो शेष रह गया था, उस यूनिट को अभी हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था, सेफ्टी के बारे में हमने पढ़ा था। तो सेफ्टी क्या होता है कि कोई भी दुर्घटना ना घटे, दुर्घटना ना घटे उसके लिए हम क्या करें, पहले से तैयार रहें। हम अपने आप को सुरक्षित रखें, हम अपने पीपीई जो होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, उसको लेके उसको पहन के हम चलें। ठीक है ना। दूसरा चीज़, हमारे जो औजार होते हैं जैसे पेचकस हो गया, प्लायर हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कैसे होना चाहिए, विथ इंसुलेशन में होना चाहिए। तो अगर हम इतना सेफ्टी करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार से दुर्घटना हमारे साथ घट ही नहीं सकती है। ठीक है ना। तो सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुरक्षा भी हमें किसकी किसकी करनी चाहिए, पहली तो हमको स्वयं की सुरक्षा करनी चाहिए, जो कि हम पीपीई के थ्रू हम अपना सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरा, मशीनों की सुरक्षा करनी चाहिए। मशीनों की सुरक्षा से तात्पर्य ये है कि अगर आप मशीन को बराबर बीच बीच में ग्रीसिंग नहीं कर रहे हैं, मशीन में आपने प्रॉपर अर्थिंग नहीं किया हुआ है, तो वो भी क्या हो सकता है, आपके लिए घातक बन सकता है। मशीन में हो सकता है आपकी जो बेयरिंग होती है, बेयरिंग आपकी ख़राब हो गई हो, और बेयरिंग ख़राब हो जाने से क्या होगा कि आपकी मशीन बराबर नहीं चलेगी, मशीन आपका गर्म होने लगेगा, और गर्म होने से ही क्या होगा, आपका वहाँ पे फॉल्ट भी उत्पन्न हो जाएगा। थर्ड है आपका कार्यखंड की सुरक्षा। ठीक है ना। कार्यखंड की सुरक्षा से तात्पर्य ये है कि जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको क्या होना चाहिए, सुरक्षित महसूस होना चाहिए। तो वहाँ पे सुरक्षा महसूस होने से तात्पर्य यह है कि वहाँ पे स्वच्छता का भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जो कार्यखंड में जो भी मशीनें जहाँ पे होनी चाहिए, वो उचित जगह पे हमारी सारी मशीनें लगी होनी चाहिए। और वायर जो है, वायर खुला कटा नहीं होना चाहिए कि हमारा वहाँ पे पैर पड़ जाए। ठीक है। अग्निशामक जो पदार्थ होते हैं, अगर हम बात करें जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें आपके कार्यखंड जहाँ पे बिजली की चीज़ें रखी हुई हैं, उनसे दूर ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो स्वयं की सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो स्वयं की सुरक्षा में सबसे पहले आप फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पहना गया है, सेफ्टी बूट पहना गया है, जूता पहना गया है। तो जूते पहनने से तात्पर्य ये होता है, पहला चीज़ तो जूता आपका क्या होता है, इंसुलेशन के साथ होता है, इंसुलेशन रहेगा। तो अगर मान के चलिए आपका पैर जो है तो कहाँ पे पड़ रहा है, वायर नीचे कटा हुआ है ज़मीन पे, और आपका उस पे पैर पड़ जाता है, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको करंट लगने का डर नहीं रहेगा। दूसरा चीज़, आप भारी सामान उठा रहे हो, तो भारी सामान जब आप उठा रहे हो तो इस जगह पे क्या होगा, स्टील अंगूठा कैप बना होता है। आप कभी भी आप औद्योगिक जगहों की, औद्योगिक जो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया आप जाएंगे, वहाँ के जो बूट देखेंगे आप, तो वहाँ पे क्या रहता है, स्टार्टिंग जो आपका जहाँ पे आपकी पैर की अंगुलियाँ और अंगूठे होते हैं, वहाँ पे आप कि अगर लोहे का कोई सामान गिर जाता है, ठीक है ना, तो ये पार्ट क्या होता है, स्टील का बना होता है। ठीक है। तो मृदु होता है, कठोर होता है, कहने का मतलब कठोर होता है। तो अगर वहाँ पे कोई सामान भी गिर जाता है तो आपके पैर क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताया हुआ है कि कार्यशाला में ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ढीले कपड़े अगर आप पहने हुए हैं तो वो आपका कपड़ा जो है मशीन में फंस सकता है। दूसरा, किसी मशीन की पूर्ण जानकारी पर होने पर ही मशीन को चलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो उससे आपको छेड़खानी नहीं करना चाहिए। अगर आप छेड़खानी कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे क्या हो सकता है, आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। फिर है आपका, किसी चलती मशीन के पास यदि खड़े होकर कार्य करना हो तो चलती मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगाएं। बिल्कुल सेफ्टी गार्ड लगाना चाहिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी आपके टूल जो है उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए। ठीक है। और मजबूती से पकड़ने के साथ साथ हमारे जो टूल्स हैं सारे इंसुलेशन के साथ होने चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी के बारे में आपका बताया हुआ है। चलती हुई मशीन की मरम्मत नहीं करनी चाहिए, ये तो आपको पता है कि वैसे भी नहीं करोगे आप। लापरवाही के कारण मोच आने, अन्य दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अगर आप अधिक भारी सामान को उठाते हैं और ध्यानपूर्वक अगर आप उसको नहीं उठा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, वो आपके पैरों पे गिर सकता है। लेकिन सेफ्टी बूट है आपका, जो कि आपको सुरक्षा प्रदान करेगा।
फिर मशीनों की सुरक्षा हो गया। मशीनों की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो मशीन की सुरक्षा करने का मतलब क्या है? मशीन आप खरीद के लाए हो, आप उसका बीच बीच में देखभाल करते रहो। देखभाल का मतलब क्या होता है कि अगर बरसात का मौसम है, नमी है, तो वहाँ पे जंग लग सकता है। तो जंग लग सकता है तो हमको उसको जंग से भी बचाना चाहिए। दूसरा चीज़ कि जो आपका मशीन है, मशीन में अर्थिंग भी होना चाहिए। फिर मशीन के अगर आपका बेरिंग ख़राब हो गया है, जो घूमने वाला पार्ट है वो ख़राब हो गया है, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, उसको चेंज भी करना चाहिए। क्योंकि बेरिंग अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो मशीन चलते चलते जाम हो जाएगी और धीरे धीरे गर्म होने लगेगी, और गर्म होने से भी आपका मशीन वहाँ पे जल सकता है। सभी मशीनों को हमको बीच बीच में क्या करना चाहिए, ग्रीसिंग करना चाहिए, ग्रीस डालना चाहिए। ग्रीस से क्या होता है कि आपका जो भी चीज़ घूम रहा होगा तो बराबर से क्या होगा, वहाँ पे घूमेगा, वहाँ पे गर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, स्नेहक का काम करता है जो आपका ग्रीस रहता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना आपका मशीन की सुरक्षा। उसके बाद कार्यखंड की सुरक्षा हो गया कि जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं वो भी, चूंकि हमको अगर कार्य करना है तो कहीं पे हमको एक दिन तो कार्य करना नहीं है, हमको वहाँ पे निरंतर कार्य करते रहने चाहिए। ठीक है ना, और निरंतर हमको वहाँ पे काम भी करना है। तो काम जहाँ पे हम कर रहे हैं, तो जैसे मान के चलिए आपका बेंच वाइज रखा हुआ है, बेंच वाइज पे आप किसी चीज़ को या किसी कोई जॉब बना रहे हो। जॉब का मतलब आपको कोई चीज़ दिया गया है बनाने के लिए, उसको हम जॉब बोलते हैं। तो अगर आपको जॉब बनाने के लिए दे दिया गया है तो आपको बेंच वाइज में उसको बराबर से लगाना चाहिए। फिर कटिंग टूल जो होते हैं उसके लिए उपयुक्त कटिंग टूल होते हैं, उसी कटिंग टूल से हमको उस जॉब को काटना चाहिए। मतलब, और उसके बाद जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी आपके टूल्स हैं, उन सारे टूल्स को जहाँ से आप लेके आओ वहीं पे व्यवस्थित रख देना चाहिए। तो कारखंड की सुरक्षा से तात्पर्य क्या है, व्यवस्थीकरण, कि जो भी चीज़ें आप ले रहे हो जहाँ से, उसको क्या करना चाहिए, व्यवस्थित वहीं पे रख देना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि कार्यशाला में जाब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयुक्त ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जाब को हानि पहुंचाने की संभावना कम हो। मतलब यहाँ पे हमको कार्यखंड की सुरक्षा से तात्पर्य क्या है कि हमें पहले तो हमने अपनी सुरक्षा कर लिया, फिर हमने किसकी सुरक्षा कर लिया, मशीन की सुरक्षा कर लिया। आप कार्यखंड पे आप आए हो तो आप तो सुरक्षित हो, आपकी मशीन भी सुरक्षित है, लेकिन कार्यखंड जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते अब हम अगला सेफ्टी सिंबल्स की तरफ। सुरक्षा संकेत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे अधिकतर आप कहीं थिएटर गए हो, मूवी देखने गए हो, तो वहाँ पे कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, जो पान की जो भी सामग्रियाँ होती हैं उसमें आप देख जाओगे कि कुछ ना कुछ सिंबल्स बने रहेंगे। तो सुरक्षा संकेत का तात्पर्य क्या है कि कोई सी भी दुर्घटना ना घटे, दुर्घटना ना घटे इसके लिए आपको बता दिया जाए कि ये संकेत यहाँ पे है। हो सकता है कि आपके साथ दुर्घटना घट भी गई है, तो दुर्घटना घट गई है तो उसके लिए भी संकेत होता है। जैसे आप बस में ट्रैवल करोगे कहीं पे भी, तो आपके लिए फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ऐसे प्लस का साइन बना होता है, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एड है। तो पढ़ते हैं अब हम सुरक्षा संकेत। तो सुरक्षा संकेत की अगर हम बात करें तो मेनली कितने प्रकार के हमारे सुरक्षा संकेत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब क्या होता है कि ये कार्य करना एकदम से निषेध है, मना है, आपको ये करना ही नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है कि पहली चीज़ तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है कि निषेधात्मक संकेत को किस प्रकार बनाया जाता है। तो एक क्या होता है, सर्कल होता है और उसमें क्रॉस साइन बना होता है, निषेधात्मक संकेत हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो होता है कि ये किस प्रकार से बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड वाली काली अक्ष द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब इसमें निषेध होता है सारे कार्य को करना। जैसे दौड़ना नहीं है, ठीक है ना, रोड है आपका तो वहाँ पे दौड़ना नहीं है, सिगरेट नहीं पीना है, माचिस नहीं जलाना है, निषेध एकदम। मतलब अगर आप इस चीज़ को कर रहे हो तो कंफर्म है कि वहाँ पे दुर्घटना घट जाएगी। उसके बाद हो गया आपका सेकंड हो गया अनिवार्य संकेत। अगर हम अनिवार्य संकेत की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट संकेत है, मतलब ये चीज़ आपको करना ही करना है। ये किसके लिए है, आपके लिए है, आप जहाँ पे कार्य कर रहे हो। जैसे बात करें इसमें, इसके अंतर्गत आपके सारे पीपी आ जाते हैं। जैसे वियर हेड प्रोटेक्शन, मतलब हेलमेट पहनो, वियर आई प्रोटेक्शन, वियर ईयर प्रोटेक्शन, वियर फुट प्रोटेक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं।
फिर अगला हो जाएगा आपका चेतावनी संकेत, वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है? धमकी। अगर आप देखिए वार्निंग का मतलब क्या होता है? धमकी। मतलब अगर आप ये चीज़ करोगे तो पक्का है कि आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना घटेगी ही घटेगी। जैसे रिस्क ऑफ फायर, आप आग वाली जगह पे जाओगे तो कंफर्म आप जल जाओगे। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, आप बिजली का तार छू रहे हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? आपको शॉक लग जाएगा, आप करंट लगेगा। टॉक्सिक्स हज़ार्ड, मतलब अगर आप हैवी वोल्टेज को आप क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो, ये जो यहाँ पे कंकाल बना हुआ है ये भी आप बन सकते हो, ठीक है। फिर लेज़र बीम हो गया, आप जाओगे हॉस्पिटल में, जाओगे कहीं पे भी जाओगे जहाँ पे एक्सरे होता है वहाँ पे लेज़र बीम लिखा होता है, जो कि बहुत ही घातक किरणें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगा आपका? चेतावनी संकेत। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है? सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है, ठीक है। चलते हैं अब हम अगले संकेत पे, जो कि हमारा क्या है? सूचनात्मक संकेत। ये बहुत ही सरल संकेत होता है जो सिर्फ आपको सूचना देता है। जैसे मान के चलिए कभी आपके साथ दुर्घटना घट गई, तो दुर्घटना घट गई तो आप फर्स्ट एड का यूज़ कर लोगे। कभी एक आप शॉपिंग मॉल में गए हो या फिर आप थिएटर, मूवी थिएटर में गए हुए हो, तो एग्जिट, या फिर बस में आग लग गई है, ठीक है ना। हालांकि होना है ऐसे, पर अगर हो गया है तो हम एग्जिट से क्या हो सकते हैं? बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आप नई जगह पे गए हो, आपको नहीं पता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। फिर इमरजेंसी फ़ोन। वेटिंग प्लेस, मतलब जैसे आप ऑफिस में जाओगे तो क्या होता है? ऑफिस में भीड़ ना बैठे इसलिए वेटिंग हॉल बना दिया जाता है कि आप वहाँ पे क्या करो? जाके बैठ जाओ। फिर ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मतलब यहाँ पे आपको बहुत तेज प्यास लगी हुई है तो क्या बता दिया जाएगा? संकेत। मतलब यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ संकेत रहेगा, आप देख लोगे और समझ जाओगे। जैसे आपके स्कूल कॉलेज में होगा लाइब्रेरी, तो आपको पता है ये लाइब्रेरी है। अब ये नहीं कि आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे और बोलोगे हमारी लाइब्रेरी कहाँ है, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी वाली जगह पे ही होगी। फिर हो गया आपका वैद्युतिक मेंस का सुरक्षित प्रचालन। मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रिक मेंस है उसका हम सुरक्षित प्रचालन कैसे करेंगे? तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि हम घरों पे जो सप्लाई यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं? एसी यूज़ करते हैं। एसी की बात करें तो यह क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर हम, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है? 50 हर्ज होती है। और अगर हम बात करें वोल्टेज कितना होता है, तो वोल्टेज कितना होता है आपका? 230 वोल्टेज, जो हमारे घरों पे आती है। ये क्या होती है? अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करोगे तो 230 फिक्स नहीं है, कुछ आगे भी जाएगा कुछ पीछे भी जाएगा, लेकिन उसको हम क्या करते हैं? एक्यूरेट लेके कर चलते हैं कि 230 वोल्टेज हमारे घरों पे वोल्टेज आती है। तो अगर हमको सेफ्टी ऑपरेशंस करना है, घरों पे हमारी विद्युत सप्लाई है बराबर आए, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि जो भी हमारी, देखिए जो भी वायर होता है, जो भी करंट होता है आपका, आप वोल्टेज की बात करो या विद्युत की बात करो, विद्युत को प्रचालित करने के लिए हमको क्या चाहिए? वहाँ पे केबल चाहिए, वायर चाहिए। तो आपको वायर क्या होना चाहिए? कॉपर वायर होना चाहिए। अच्छा वायर है, यूज़ करो, आप कॉपर वायर का यूज़ करना चाहिए। घरों पे आपको कनेक्शन किससे करवाना चाहिए? कॉपर वायर से करवाना चाहिए। सारे वैद्युतिक मटेरियल आपके लगे होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको फ़ैन चालू करना है तो आपको एक वायर से, जैसे ये एक वायर हो गया, दूसरे वायर से आपको जोड़ना पड़े, तो यहाँ पे बराबर स्विच होना चाहिए। इंसुलेशन तारों पे होना चाहिए बराबर। क्या होना चाहिए? इंसुलेशन। इंसुलेशन की बात करें तो इंसुलेशन क्या होता है? जैसे एक वायर हो गया, वायर के ऊपर जो आपकी क्या होती है? परत चढ़ी होती है, जो रबड़ की परत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंसुलेशन होना चाहिए आपका। तो अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो हमारा क्या रहेगा? वैद्युतिक बराबर सप्लाई भी करेगा, ठीक है ना, बराबर सप्लाई करेगा। क्योंकि हमने पीपीई तो पढ़ा है, हम पीपीई कहाँ पे यूज़ करते हैं? कार्यखंड पे। अब आप बोलो कि हम घर पे पीपीई पहन के चले, तो वो हमारा संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या होते हैं? बहुत सारे सुरक्षा उपकरण होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? अपनी सप्लाई सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो वो हमें बराबर सुरक्षा प्रदान करता रहता है। तो हमारे मतलब हाथ भी नमी नहीं होने चाहिए कि आपके हाथ गीले और आप क्या कर रहे हो? स्विच को ऑन कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें सावधानियां हैं। फिर हो गया आपका पीपीई। पीपीई की बात कर रहे हैं, जो बहुत दिन से हम कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप हाथ की सुरक्षा कैसे कर रहे हो, सिर की सुरक्षा कैसे कर रहे हो, मतलब हर एक जगह की सुरक्षा करना। जैसे सिर की सुरक्षा आप कैप लगा लोगे, श्वसन की सुरक्षा
कभी कभी क्या होता है, ऐसी जगहों पे आपको काम करना पड़ेगा जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होगी, या फिर वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे गैसें आपके क्या होगी, आपके अगर आप उसको लोगे तो क्या होगा, फेफड़े में जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारियां बन सकती है। अगर आप एनसीएल में काम कर रहे हो, कोल माइंस में काम कर रहे हो, तो क्या होगा कि वहाँ जो गैसें रहेगी खदानों की वो आपके अंदर आएगी, तो श्वसन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। फिर आँख की सुरक्षा, आँख की सुरक्षा की बात करो कि जो बिल्डिंग करते हैं, आप देखोगे जो बिल्डिंग करते हैं वो आँख की सुरक्षा के लिए ब्लैक चश्मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर चेहरे की सुरक्षा, फेस की भी सुरक्षा करनी चाहिए। फिर श्रवण की सुरक्षा, अगर मान के चलो आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे हल्ला ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मशीनें ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो कान का पर्दा भी फट सकता है, तो श्रवण की सुरक्षा करना चाहिए। तो इसी तरह क्या है, बहुत सारी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है एक बार कि श्रवण की सुरक्षा के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण की सुरक्षा के लिए हम उपयोग करेंगे, तो एक ऑप्शन दे देगा, बाकी ऑप्शन किसी दूसरे का दे देगा, तो ये पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर त्वचा की सुरक्षा के लिए बैरियर क्रीम का यूज़ करते हैं। फिर शरीर की सुरक्षा हो गया एप्रिन कोट, एप्रिन कोट आप मोस्टली देखोगे, ये एप्रिन कोट जहाँ पे भी वर्कशॉप में कोई भी काम करेगा तो एप्रिन कोट पहन के ही जाता है, कंपलसरी है। फिर हाथ और भुजा की सुरक्षा के लिए दस्ताने का यूज़ करोगे, पीवीसी फैब्रिक ग्लव्स, आर्म प्रोटेक्टर, तो ये सारी चीज़ें हमारी पीपीई कहलाती हैं। और पैरों की सुरक्षा की बात हमने पहले ही कर लिया है, तो आपका ये पीपीई क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर हो गया आपका आपातकालीन प्रतिक्रियाएं। आपातकालीन का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो दुर्घटना जनित मतलब जिसके साथ दुर्घटना घटित हुई है तो उसको हम क्या करते हैं, इमरजेंसी में लेके जाते हैं। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, तत्काल, ठीक है ना। तो इमरजेंसी की स्थिति कब आती है, ठीक है, तो अगर इमरजेंसी की स्थिति की बात करें तो पावर फेलियर में आती है, ठीक है ना। जब हमारा क्या होता है, पावर फेल हो जाता है तो वो इमरजेंसी की स्थिति के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर दोगे, ठीक है ना। फिर इस आपातकालिक स्थिति के कारण का जानने का प्रयास करोगे, क्या कारण था जिसकी वजह से इमरजेंसी हो गई, तो उसका आप नॉलेज भी करोगे कि किस वजह से हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद उचित निवारण करोगे आप, भाई जब आपने समस्या का पता ही लगा लिया है कि यहाँ पे ये फॉल्ट है तो आप क्या करोगे, उसका निवारण करोगे। इस प्रतिकूल अवस्था में भी धीरज व संयम बनाए रखना है। इलेक्ट्रीशियन जो भी बिजली का काम करोगे, आप कहीं पे भी करोगे, टेक्निकल फील्ड में हो तो धीरज बनाना ही पड़ेगा, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला है आपका जैसे आग पकड़ना। अब मान के चलिए आपके जहाँ पे आप वर्किंग प्लेस है वहाँ पे आपके आग ही लग गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे कि आग अगर लग गई है, सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके लिए अपने उच्च अधिकारी को बताना है। जो गैस होते हैं, ठीक है ना, गैस वाले सिलेंडर होते हैं, उसका छिड़काव करना है। अगर आपकी आग छोटी जगह पे लगी हुई है, अगर बड़ी जगह पे लगी हुई है तो आप तत्काल क्या करोगे, बिना हड़बड़ाए आपको सीधे फायर ब्रिगेड को बताना है, ठीक है ना। क्योंकि आग ऐसी चीज़ होती है कि अगर आग की जगह पे आप सोचोगे पानी का इस्तेमाल करोगे, जो कि प्रायः लोग करते हैं, तो पानी का वहाँ पे इस्तेमाल हमको नहीं करना है, क्योंकि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और पानी आग को क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है ना। और अगर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा भी है, विद्युत होने की दशा में पानी का प्रयोग कदापि न करें। अगर आग आपकी, चूँकि आप इलेक्ट्रीशियन में हो या फिर आप टेक्निकल फील्ड में हो, तो आग क्या से लगेगी, बिजली से लगेगी। और आप सोचोगे कि वायर है उसमें हम पानी डाल दें तो आग बुझ जाएगी, तो आग तो जो बुझेगी, ठीक है ना, आग तो बुझने का चांस नहीं है, आग तो जो बुझेगी आपको क्या होगा, करंट का झटका भी लग जाएगा और उससे आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बिजली की बात कर रहे हैं तो बिजली, अगर विद्युत को मापने की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर में, अगर मतलब 1 एम्पियर का आधा 40 एम्पियर, 40 एम्पियर आधे से भी कम, ठीक है ना, 40 एम्पियर अगर आपको झटका लग रहा है तो यहाँ पे आपके क्या हो सकता है, हार्ट अटैक से आपकी मौत हो सकती है। 20 एम्पियर में हमको झटके का अनुमान होता है कि हमको विद्युत झटका लग रहा है, ठीक है। तो 1 एम्पियर में तो पूरा काम हो जाएगा। 1 एम्पियर
लेना ही नहीं है हमको। 40 मिली एम्पियर में ही क्या हो जाएगा, हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत का मतलब हार्ट अटैक या विद्युत का झटका जब लगता है तो कितने मिली एम्पियर में इंसान की मौत भी हो सकती है, तो 40 मिली एम्पियर में। ठीक है, फिर चलते हैं मूल प्राथमिक उपचार। ठीक है ना, प्राथमिक उपचार की बात करें तो फर्स्ट एड किट आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे डेटॉल हो गया, टिंचर हो गया। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है तो कीटाणु या बैक्टीरिया उस जगह पे क्या करते हैं, रिएक्शन ना कर दें, कीटाणु का हमला ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं उस जगह को क्या करते हैं डेटॉल से हम धो देते हैं। कोई क्रीम लगा दिए वहाँ पे, फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने पट्टी बांध दिया। 3 चीज़ें करने के बाद आप उसको ले जाओ, जो भी संबंधित व्यक्ति है उसको आप हॉस्पिटल में ले जाओ, तो उसका आगे का उपचार होगा। ठीक है, प्राथमिक उपचार देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वहाँ पे उसका घाव नहीं धोओगे, घाव साफ नहीं करोगे, तो उसको बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा उसके शरीर में। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया साधारण प्राथमिक उपचार। कभी कभी क्या होता है कि जिसको सांस की तकलीफ होती है या फिर ज़्यादा गहरी चोट लग गई है, तो हमें क्या हो सकता है सांस लेने में भी, संबंधित व्यक्ति जिसके साथ दुर्घटना घटी है उसको सांस लेने में भी तकलीफ उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कुछ विधियाँ हैं जिसकी वजह से हम उसको सांस दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये आपका पूरी चीज़ें वही लिखी हुई है कि बेहोश हो गया है कोई व्यक्ति, तो उसको हम क्या करेंगे, अब वो तो बेहोश हो गया लेकिन उसको सांस देना ज़रूरी है, चूँकि है क्या कि व्यक्ति को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। अगर हम उसको सांस किसी भी तरह से दे सकते हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ़ है, तो हम एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारी मेथड होती हैं। जैसे एक हो गई हमारी सिल्वेस्टर विधि हो गई। सिल्वेस्टर की विधि की बात करें तो आप इसको बुक में पढ़ सकते हो, इसका आपके पास होगा। मैं इसको जैसे यहाँ पे कुछ देर के लिए आप वीडियो को क्या कर दो, रोक दो, क्योंकि अगर इसको मैं बताने लगूंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा इसको बताने में ही। ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसको आप बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, इसका आपको नॉलेज हो जाएगा। तो सिल्वेस्टर विथ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्या करते हैं, अगर उसको ज़्यादा चोट लग गया है तो उसको पीठ केवल क्या कर देते हैं, हम लिटा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे पीठ केवल लिटाने से मतलब क्या होता है, पीठ केवल लिटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम पीठ के नीचे तकिया रख देते हैं, जिससे उसका जो चेस्ट है, चूँकि चेस्ट को अगर हम प्रेस करेंगे तभी क्या होगा, एयर अंदर बाहर होगी। ठीक है ना, तो सीना उसका क्या हो जाएगा, चेस्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। इसके बाद हम 2 प्रकार करेंगे, 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं कि उसको सांस दे सकते हैं। तो पहली स्थिति की बात करें तो पीड़ित के सिर के पास, अपने घुटनों के पास बैठ जाइए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिगर में ये एक व्यक्ति है, ये क्या किया है, घुटनों के बल बैठ गया है। फिर उसके दोनों हाथों को क्या करना है, जैसे इसके हाथ यहाँ तक थे, उसको ले के यहाँ तक क्या करना है, पंप करना है। धीरे धीरे क्या करना है, उसको सीने पर लाना है, थोड़ा थोड़ा दबाना, थोड़ा थोड़ा पंप करना है, एकदम से नहीं दबा देना है। ठीक है ना, तो क्या होगा, संबंधित व्यक्ति को जो भी सांस लेने में तकलीफ होगी तो सांस लेने की तकलीफ धीरे धीरे उसकी दूर हो जाएगी। दूसरी स्थिति सेम कंडीशन हम करेंगे। फिर दूसरी स्थिति में क्या करेंगे कि 2-3 सेकेंड बाद दबाव हटा ले और पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें। धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सेकेंड पोजीशन में क्या आ जाएगा आपका कि जो भी हाथ उसके हम चेस्ट तक ले गए थे उसको हम क्या करेंगे, जैसे अभी पिछले फिगर में कहाँ तक ले गए थे, हम चेस्ट तक ले गए थे। अब चेस्ट के बाद क्या करेंगे, उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसका पंपिंग होगा। पंपिंग का मतलब क्या होता है, पंप करना। ठीक है, आप हाथ ऊपर नीचे करोगे, कभी भी ऊपर नीचे करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका पंपिंग होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पंपिंग होने से क्या होगा, अब एयर जल्दी से इजीली बाहर भी निकाल सकते हैं और बाहर की हवा अंदर भी आ सकती है। फिर हो गया आपका सैफर विधि। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि किस प्रकार के कृत्रिम जो भी आपके नॉर्मली विधि होती है श्वास देने की, किस प्रकार का विधि हम कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो ये चोट के आधार पर डिपेंड होती है। तो सैफर विधि की बात करें अगर हम, तो यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़ गए हैं। मान के चलिए उसको पीठ पे क्या हो गया है, ज़्यादा छाले पड़ गए हैं, ज़्यादा घाव लग गई है, तो इस विधि में क्या करेंगे, पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाएगा। क्योंकि पीठ में लगा हुआ है तो उसको हम पेट के बल लिटाएंगे।
ठीक है ना। अगर चेस्ट में लगा हुआ है मतलब हमको ऐसा चीज़ करना है कि उसको नुकसान भी ना हो, उसको उसका जो घाव है वो गहरा भी ना हो जाए, ठीक है ना। इसमें भी सेम हमको क्या रखना है, पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रखना है जिससे पंपिंग की हम क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। फिर इसमें क्या करना है हमको, एक मिनट, फिर सैफरविद देखिए, सैफरविद में क्या था, पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, अपनी पंपिंग की प्रोसेस फिर से जारी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, पंपिंग करना। फिर उसके बाद हो गया कि मान के चलिए पीड़ित के मुंह में चोट लगी हुई है, तो मुंह से हम नाक में उसको एयर दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मुट्ठी लेना है अपना, मुट्ठी क्या करना है, पीड़ित के नाक के ऊपर लगाना है और उसको धीरे धीरे एयर देना है। अब मान के चलिए नाक में चोट लगा हुआ है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे कि अपनी मुट्ठी को पीड़ित के मुंह के पास ले जाएंगे और धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, हम एयर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आग, आग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आग की बात करें तो आग अगर कहीं पे लग रही है, ठीक है ना, आग कहीं पे लग रही है तो तीन चीज़ें अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे आग निश्चित है कि लग जाएगी। पहला ईंधन हो गया, दूसरा ऊष्मा हो गया और तीसरा ऑक्सीजन हो गया। अगर किसी भी, मान के चलिए ये क्या है हमारा, शरबत है, शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, नींबू चाहिए, पानी चाहिए और शक्कर चाहिए। अगर तीन में से कोई एक चीज़ नहीं रहेगा तो शरबत के बराबर स्वाद नहीं आएगा। तो उसी तरह क्या है हमारी आग, तीन में से अगर एक भी चीज़ का हम कनेक्शन काट देते हैं, एक भी चीज़ मौजूद नहीं रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आग नहीं लगेगी, या फिर आग लगी हुई है तो हम उस आग को क्या कर सकते हैं, वहाँ से बुझा सकते हैं, ठीक है ना। अब आग की भी बात करें तो आग की भी श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। आग की श्रेणी की बात करें, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कार्यखंड में आग लगने के कारण। आग लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई विद्युत सर्किट से आग लग गई हो स्पार्किंग की वजह से, हो सकता है पेट्रोल डीजल रहा हो उसमें आग लग गई हो। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं आग लगने के कारण, और अलग अलग जगह पे आग भी लगते हैं हमारे। तो आग की श्रेणियों की अगर हम बात करें तो आग की हमारी कितनी श्रेणियाँ होती हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। मतलब श्रेणियाँ इसलिए डिवाइड किया गया है कि मान के चलिए श्रेणी ए की आग लगी हुई है, मतलब थोड़ी सी जगह पे काम आग लगी हुई है, लकड़ी में लगा हुआ है, कागज़ पे लगा हुआ है, तो आप किसको फ़ोन कर रहे हो, फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए। तो श्रेणी ए की आग क्या होती है, नॉर्मल सी आग होती है, छोटी जगह पे लगी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी की ठंडी ठंडी बौछारें मार सकते हैं, तो वो आग क्या हो जाएगी, हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब श्रेणी बी की बात करें अगर हम, तो श्रेणी बी से कौन सी आग लग जाएगी, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल, पेट्रोल, इसमें से जो भी आग लगती है उसको हम कौन सी आग बोलते हैं, श्रेणी बी प्रकार की आग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि अगर डीजल पेट्रोल से कहीं पे आग लग रही है तो ये किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो कौन सी हो जाएगा, श्रेणी बी प्रकार के में। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि श्रेणी बी प्रकार से अगर आग लगी हुई है तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाले यंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे लगा हुआ है, आता है क्वेश्चन कि श्रेणी बी आग को बुझाने के लिए आप क्या करोगे, तो बहुत सारी चीज़ आपको दे देगा कि CO2 वाले यंत्र का यूज़ करेंगे, चूर्ण वाले यंत्र का यूज़ करेंगे, कुछ भी आ जाएगा। आप बाल्टी वाली जो बाल्टी होती है जिसमें बालू भरा होता है, रेत का यूज़ करोगे। तो और अगर वहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या कि पानी का उपयोग करोगे, तो पानी का हम वहाँ पे क्या करते हैं, कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि आपके जो पेट्रोल और डीजल होते हैं ये क्या होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, और पानी की जब आप पानी डालोगे तो पानी की सतह पे क्या होगा, ये तैरने लगेंगे। और जब तैरने लगेंगे तो बल्कि आपकी आग अगर छोटे जगह पे लगी हुई है तो पानी के साथ बह के वो बड़ी जगह पे चली जाएगी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी का उपयोग कतई नहीं करेंगे। अब श्रेणी सी की बात करें तो अगर LPG सिलेंडर से कहीं पे आग लग रही है, LPG आपका सिलेंडर फट गया है, तो वो क्या हो जाएगा, श्रेणी सी प्रकार की आग हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम कोशिश करेंगे कि गैस की सप्लाई को क्या कर देंगे, बुझा देंगे। उसके बाद जो भी आपके, अगर आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उनको कॉल करके बताओगे कि यहाँ पे आग लग गई है। चूँकि
एलपीजी से अगर आग लग रही है तो बहुत ही जल्दी वहाँ पे एक विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, अगर एलपीजी से आग लगी है, आपको लगता है कि आप उसकी सप्लाई कट कर सकते हो, तभी आप वहाँ पे जाइए, अन्यथा वहाँ से आप दूर हट जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर एलपीजी से आग लगी है तो कंफर्म है कि सिलेंडर आपका फट सकता है। ठीक है, तो ऐसी आग को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, CO2, हैलोन आदि शुष्क आग बुझाने के लिए रसायन प्रयोग किए जाते हैं। अब देखोगे, एक सिलेंडर होता है, एक CO2 वाला होता है सिलेंडर जिसमें से CO2 निकलती है, और एक शुष्क चूर्ण वाला होता है। ठीक है ना, तो शुष्क चूर्ण वाले सिलेंडर का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे अगर ऐसी जगहों पे आग लग रही है। ठीक है, क्योंकि शुष्क चूर्ण क्या होगा, ज़्यादा जगह पे फैल जाएगा और संपर्क कट करेगा किसका, एयर का। हमको संपर्क वहाँ पे काटना है। ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पे सिलेंडर में हम गैस तो नहीं काट सकते हैं, क्योंकि आग जलने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है हमारी यहाँ पे, हवा, ऑक्सीजन। तो चूर्ण जब हम फेंकेंगे वहाँ पे, चूर्ण का छिड़काव करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर तो फटना ही है, फट ही जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि आग को बढ़ने से रोक सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सिलेंडर भी वहाँ पे नहीं फटेगा। फिर CO2 का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन की परत को कट कर देता है। तो ये हो गया आपका श्रेणी सी प्रकार की अग्नि। अब अगला हो गया आपका श्रेणी डी। ठीक है, अगर श्रेणी डी की बात करें तो ऐसी अग्नि जो बिजली की तारों से लगती है, जैसे बिजली का तार हो गया, कोई बिजली का उपकरण हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे अगर आग लग रही है तो पहली चीज़ तो बिजली है, तो पानी का उपयोग आपको करना ही नहीं है। फिर आप CO2 और शुष्क चूर्ण का उपयोग करोगे, जो कि आप पिछले आप श्रेणी सी में कर रहे थे, जहाँ पे किससे आग लग रही थी, आपकी LPG सिलेंडर से आग लग रही थी। तो श्रेणी डी में भी आप क्या करोगे, इसका उपयोग करोगे। फिर आपका अग्नि बुझाना दिया हुआ है, आग बुझाना है अगर आपको, तो क्या करोगे आप, जैसे बहुत सारी आप वर्कशॉप में जाओगे तो वहाँ पे पहली चीज़ तो सिलेंडर रखा रहेगा, दूसरा चीज़ क्या रहेगा आपका, ऐसे ही स्टैंड बना रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बाल्टी रखा रहेगा। पेट्रोल पंप में देखोगे मेनली ये, तो इसी में क्या रहेगा, रेत भरा रहता है, बालू। तो इसका भी, ये भी क्या करता है कि पहली चीज़ तो संपर्की, अगर मान के चलिए इस जगह पे आग लगी हुई है तो आप यहाँ पे रेत फेंकोगे, तो जो भी इसको ईंधन मिल रहा था, ईंधन की ये क्या करता है, परत वहाँ पे काट देता है। तो जब ईंधन ही नहीं मिलेगा तो हवा और पेट्रोल से कहाँ उसकी आग लग जाएगी। ठीक है ना, मतलब ईंधन वहाँ पे क्या करता है, वो ईंधन का संपर्क काट देता है। ठीक है, फिर चलिए आज के लिए इतनी क्लास बहुत है। आप इसको सारे क्वेश्चंस को, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कल अब हम पढ़ेंगे और कल हमारी एक यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो पे हमारी ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रतिदीप्त का यूनिट, क्योंकि आप बहुत सारी यूनिट्स आपकी क्लासेस मुख्यतः लग चुकी है, तो आप बहुत सारी यूनिट पढ़ चुके होंगे। तो आपको अब हम पढ़ाएंगे कौन सी, प्रतिदीप्त का यूनिट, या फिर आप जो भी चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, तो मैं वही यूनिट पढ़ाऊँगा। ठीक है, और MCQs भी इसके आते रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये भी बीच बीच में आते रहेंगे। तो पहली चीज़ तो आप वीडियो पूरी देखिए। ठीक है, अगर मैं 30-32 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं बोल के बना रहा हूँ तो मेरी भी एनर्जी लग रही है। तो आप कोशिश किया, क्या करना है आपको, कोशिश नहीं, पूरा काम ही करना है कि आपको वीडियो पूरी देखना है। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सीमित लोगों के बीच में ना रहे वीडियो क्या रहे, शेयर होगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुँचेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।